गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग। आज हम बात करने वाले हैं क्लास सेवन्थ का हवा आंधी तूफान जो चैप्टर है। ठीक है, पार्ट से वो क्लास सेवन्थ है। ठीक है, हवा आंधी तूफान का जो चैप्टर नंबर हवा आंधी तूफान है, क्लास अध्याय जो 7 है आपका। ठीक है, चैप्टर नंबर 7। और जो क्लास है आपका, जो कौन सी क्लास है, 7th क्लास में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया है। थोड़ा इसको बढ़ा लेते हैं साइज को। इससे पहले मैंने बच्चों पार्ट 1 क्या है कंप्लीट कर दिया है। आप जाके फिर पार्ट 2 देख सकते हैं। इसी वीडियो को फिर से आप जाके देख सकते हैं। और पार्ट 1 अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो मैंने काफ़ी एकदम डिटेल से समझाया था। चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। हवा आंधी तूफान। हवा आंधी तूफान, चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक मुझे याद है बच्चों, इससे पहले मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था। ठीक है, पृथ्वी के धरातल का असमान रूप से गर्म होना हमको यहाँ से पढ़ना है। इससे पहले मैंने ये जितने भी टॉपिक थे ये सारा मैंने पढ़ा दिया था बच्चों। मैंने क्या हुआ था, वीडियो मैंने कंप्लीट कर लिया था, लेकिन एक गलती के कारण मेरी वीडियो सा क्या है कट गई थी, डिलीट हो गई थी। तो फिर से आज इसको पढ़ाने जा रहा हूँ। मैंने इससे पहले पढ़ा दिया था आपको। ठीक है, सब अपलोड नहीं किया था और गलती से वो वीडियो डिलीट हो गई थी। तो फिर बहुत ही मुश्किल से फिर आज टाइम मिला है। तो कोई बात नहीं, हम लोग शुरू करते हैं। हार नहीं मानना है ज़िंदगी में कभी अगर डिलीट हो गया तो समझ लो कि मैंने कुछ गलती किया होगा, इसलिए उसे डिलीट हो गया होगा। ठीक है, हो सकता है कि कुछ अच्छा बताने का प्रयास के कारण डिलीट हो गया होगा। तो इसको अवसर मानिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा इसको मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, अब थोड़ा मैंने बड़ा कर दिया है कि आपको अच्छे से दिखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारा जो टॉपिक है ये है का पृथ्वी के धरातल का असमान रूप से गर्म होना। तो क्या कह रहा है बच्चों, धरातल का असमान रूप से गर्म होने का मतलब क्या है कि जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, जिस पे हम लोग रहते हैं। तो पृथ्वी का जो ज़मीन है, ठीक है, क्या है, असमान रूप से गर्म होता है। असमान मतलब क्या, कहीं ठंडा तो कहीं गर्म, कहीं ठंडा तो कहीं गर्म। हर जगह मतलब क्या, समान मौसम नहीं होता है। हर जगह समान गर्मी समान ठंडी नहीं होती है। ठीक है, तो वही कह रहा है असमान रूप से। ठीक है, अलग अलग रूप में गर्म होता है, ठंडा होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पृथ्वी का धरातल, धरातल मतलब क्या होता है, जमीन होता है। ठीक है, तो आसमान रूप से गर्म होना बच्चों, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए क्या लिखा है। आप लोग ये जानते हैं कि भूमध्य रेखा के निकट की वायु सूर्य से अधिकतम ऊष्मा निकलने के या ऊष्मा मिलने के कारण गर्म हो जाती है। ठीक है, अगर पार्ट 1 नहीं देखा है आपने तो बच्चों आपको दिक्कत होगी, क्योंकि ये मैंने जो पढ़ाया है भूमध्य रेखा क्या होता है कि मकर रेखा क्या होता है, आपको दिक्कत होगी समझने में। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ फिर से, मैं कोशिश करता हूँ आपको फिर से बताने का। तो चलो पहले एक छोटा सा वो दे देता हूँ हिंट्स आपको। देखो, जैसे ये पृथ्वी का चित्र है, ठीक है, ये क्या है, पृथ्वी के चित्र या पृथ्वी के वायु प्रवाह। इससे मतलब नहीं है आपको पढ़ा, मैं आपको वीडियो के एंड होते होते बच्चों आपको सब पता चल जाएगा कि ये सब क्या है, सारा A to Z आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होगी, 45 से 30 मिनट की, 45 से 40 मिनट की वीडियो होगी, और आपको मैं सारा बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, जैसे मैं पढ़ाता आया हूँ शुरू से। देखो, मैंने उस पार्ट 1 में क्या बताया था, विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा मैं फिर से जो मैंने पार्ट 1 में बताया था यहाँ से ले इस टॉपिक से मैं फिर से डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, पार्ट 1 में मैंने कुछ बताया था कि विषुवत रेखा क्या होता है, मकर रेखा क्या होता है, लेकिन आपको मैं फिर से बता रहा हूँ। देखो विषुवत रेखा क्या होता है बच्चों। विषुवत रेखा, देखो इसको दो नाम है, इसके दो नाम है। ठीक है, विषुवत रेखा या तो भूमध्य रेखा कह सकते हैं, तो विषुवत रेखा कह सकते हैं, लिख लेना। भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं इसको, भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा कह सकते हैं, या तो इसको विषुवत रेखा भी कह सकते हैं, दो नाम है इसके। विषुवत रेखा हम लोग कहेंगे क्योंकि किताब में विषुवत रेखा दिया है। तो देखो ये मान लो कि क्या है, गोल सा, ये पृथ्वी है। ठीक है, ये गोला पृथ्वी है, यहाँ पे गोला ये दिख रहा है, मान लो कि पृथ्वी है। और बीच में क्या है बच्चों, ये जो बीच में देखो
ये जो बीच में डंडी दिख रही है ना, ये लाइन, बीच में जो लाइन है यहाँ पे देखो, बीच में 3 लाइन है, 3 लाइन को हम लोग एक लाइन मान लेंगे, ठीक है। ये 3 लाइन है, 3 लाइन को हम लोग एक लाइन मान रहे हैं, ठीक है। और और पृथ्वी के देखो बीचों बीच रेखा है बच्चों, क्या है ये? विषुवत रेखा है। इसको हम लोग 0 डिग्री भी कहते हैं, 0 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश। अक्षांश और देशांतर क्या होता है बस समझ लो। देखो पृथ्वी पे जो लाइन पड़ी होती है ऐसे, जो लाइन पड़ी रहती है ना, पड़ी मतलब क्या? लेटी हुई लाइन ऐसे, ये सब क्या है? पृथ्वी पर ऐसे लाइन रहती है, उसको कहते हैं अक्षांश, ठीक है। आप मैप वगैरह पे देखना, पृथ्वी पे ऐसे ऐसी लाइन होती है। ये सब क्या है? ये जितने भी ये सब क्या है? ये जो लाइन दिख रहा है आपको, पड़ी लाइन है, ये क्या है? अक्षांश। और पृथ्वी पे जितने खड़ी लाइन होती है बच्चों, ऐसे ऐसे खड़ी लाइन होती है, आप मैप पे देखना आपको दिखेगा, ये क्या है? खड़ी लाइन है, इसको कहते हैं देशांतर, ठीक है। लिख लेना देशांतर। और ये क्या है? ग्लोब वगैरह पे देखोगे तो ऐसे रहती है, ऐसे रहता है पृथ्वी के, ठीक है। तो पृथ्वी पे देखो जो पड़ी लाइन है, मतलब जो पड़ी लाइन है, इसको क्या कहते हैं? अक्षांश। और जो खड़ी लाइन है बच्चों, उसको क्या कहते हैं? देशांतर। तो दो चीज़ याद रखना। तो हम कहेंगे कि ये विषुवत रेखा किस है? 0 डिग्री पे है, 0 डिग्री अक्षांश पे, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश। अक्षांश का मतलब क्या? जो पड़ी लाइन है। तो क्या कहेंगे? 0 डिग्री देशांतर नहीं कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे? 0 डिग्री अक्षांश। बोलूंगा कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, तो कौन से 0 डिग्री अक्षांश मतलब क्या? बीचों बीच 0 डिग्री, ना ऊपर ना नीचे, इसको एकदम बीचों बीच। ये पृथ्वी क्या है? पृथ्वी के बीचों बीच की जो लाइन होती है उसको कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। अक्षांश का मतलब क्या है? जो पड़ी लाइन होती है बच्चों, उसको कहते हैं अक्षांश। और जो खड़ी लाइन होती है क्या होता है? देशांतर, ठीक है। तो पृथ्वी के बीचों बीच जो लाइन है उसको कहते हैं 0 डिग्री। और 0 डिग्री मतलब 0 डिग्री अक्षांश, याद रखना। बीचों बीच की लाइन को कहते हैं 0 डिग्री। और जो पड़ी लाइन होती है ऐसे ऐसे, ये सब, ये जो लाइन दिख रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब क्या है? अक्षांश रेखा है, ठीक है। जो पड़ी लाइन होती है ऐसे, जो खड़ी लाइन होती है उसे कहते हैं देशांतर, याद रखना। देखो तो बीचों बीच, पृथ्वी के बीचों बीच जो लाइन रहती है उसको विषुवत रेखा कहते हैं, या तो भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं। विषुवत रेखा के ठीक देखो, ये क्या है? पूर्व, ये पूर्व है, ये ईस्ट है, पूर्व पश्चिम, ऊपर क्या है? नॉर्थ, इधर क्या है? साउथ। तो 0 डिग्री के नॉर्थ में जो है ऊपर ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री के नॉर्थ में जो ये नॉर्थ है, 0 डिग्री के नॉर्थ में जो ऊपर वाली लाइन है यहाँ पे देखो 0 डिग्री, ये कौन सी अक्षांश है? कर्क रेखा है, ठीक है। ये कौन सी? ये क्या है? 0 डिग्री के जो ऊपर है देखो, 0 डिग्री है ये बीच में क्या है? 0 डिग्री। और 0 डिग्री के नॉर्थ में ऊपर, वो नॉर्थ ऊपर है, और नॉर्थ में ऊपर एक लाइन है, ये देखो ये वाली, उसे कहते हैं कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा ये कितना डिग्री पे है? 23.5 डिग्री पे, याद रखना। 23.5 डिग्री पे, तो इतना डिटेल में मत जाना, बस याद रख, लिख लेना कहीं पे कर्क रेखा 23.5 डिग्री, चित्र बना के अपनी कॉपी में, ठीक है। और 0 डिग्री के साउथ में, यहाँ पे देखो साउथ में, ऊपर वो नॉर्थ में था, नॉर्थ में कर्क रेखा, याद रखना। और साउथ में यहाँ पे क्या है? साउथ में ये क्या है? साउथ में ये वाला लाइन, ये क्या है? ये वाला लाइन, ये है मकर रेखा, ठीक है। तो 0 डिग्री के वेस्ट में क्या है? सॉरी, 0 डिग्री के साउथ में क्या है? मकर रेखा। और 0 डिग्री के नॉर्थ में क्या है? कर्क रेखा, तो याद रख लेना। और बीच में क्या है? 0 डिग्री, इसको ऊपर नॉर्थ में क्या है? कर्क रेखा, यहाँ पे देखो लिख रखा है। 0 डिग्री बीच में क्या है? विषुवत रेखा। और नॉर्थ और साउथ में क्या है? मकर रेखा। तो ये तीनों ये नाम याद रखना, ठीक है। बीच में क्या है? विषुवत रेखा या विषुवत रेखा, ठीक है, या भूमध्य रेखा। और इसके ऊपर क्या है? कर्क रेखा। और नीचे क्या है? मकर रेखा। तो ये नॉर्थ में है, 0 डिग्री के नॉर्थ में ना, ये नॉर्थ नहीं है, ऊपर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, और ये साउथ। तो 0 डिग्री के नॉर्थ में क्या है? कर्क रेखा। 0 डिग्री के साउथ में क्या है? मकर रेखा। तो पहले तीन लाइन समझ ली, ठीक है। और फिर थोड़ा सा और छोटा करता हूँ मैं। कर्क रेखा है, कर्क रेखा के थोड़ा ऊपर जाओगे तो बच्चों क्या है ये? इसको कहते हैं शीतोष्ण, ठीक है। शीतोष्ण रेखा भी कहते हैं इसको। तो उतना डिटेल में मत जाओ, ठीक है आप। तो देखो ये हम लोगों ने क्या कहा था? ईस्ट, यहाँ पे ये ईस्ट है, वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो ये जो नॉर्थ में है उसको कहते हैं उत्तर ध्रुव। पूर्व पश्चिम उत्तर, ये नॉर्थ में क्या है? नॉर्थ इंग्लिश हिंदी क्या होता है? उत्तर। तो सबसे देखो पृथ्वी का जो ये बीचों बीच भाग है ये वाला, उसको कहते हैं ऊपर नॉर्थ में जो है उसको ध्रुव कहते हैं। और इधर क्या है? दक्षिण ध्रुव। इसको उत्तर ध्रुव कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? दक्षिण ध्रुव। और बीच में जो लाइन होती है बच्चों, यार देखो ऐसे ऐसे लाइन होता है, ऐसे ऐसे लाइन होता है, तो कोई ना कोई ऐसी लाइन तो होगी जो पृथ्वी को बीचों बीच काटती होगी, ऐसे पृथ्वी को बीचों बीच काटती होगी ऐसे, पड़ी लाइन में।
और कोई ना कोई ऐसी लाइन तो होगी जो बीचों पृथ्वी को ऐसे ऐसे काटती है खड़ी लाइन में, समझ गए। तो कोई ना कोई ऐसी लाइन होगी ना, जैसे ऐसी लाइन बनता है, छोटे छोटे लाइन बन रहे हैं, तो कोई ना कोई ऐसी लाइन होगी जो पृथ्वी को ऐसे बड़ी लाइन में काट रहा है, और कोई ना कोई ऐसी लाइन होगी जो पृथ्वी को खड़ी खड़ी लाइन में काट रहा है ऐसे। तो जो पड़ी लाइन बतो उसे कहते हैं 0 डिग्री, उसको कहते हैं विषुवत रेखा। ठीक है, जो पड़ी लाइन में बीचों बीच रहती है बच्चों, उसे कहते हैं विषुवत रेखा। और जो खड़ी लाइन में बीचों बीच रहती है बच्चों, ठीक है, खड़ी लाइन में जो विषुवत ऐसे कोई खड़ी लाइन में अगर होगी तो उसे क्या कहते हैं, जो नॉर्थ में होगी उसे कहते हैं उत्तर ध्रुव या नॉर्थ पोल, और जो साउथ में होगी, दक्षिण में होगी, उसे कहते हैं साउथ पोल या दक्षिण ध्रुव। ठीक है, तो समझ गए ना कैसे होगा ये उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, समझ गए कैसे। विषुवत रेखा में जैसे ये विषुवत जैसे ऐसे लाइन होता है, खड़ी लाइन और पड़ी लाइन, तो कोई ना कोई ऐसी लाइन होगी ना बीचों बीच, जो बीचों बीच काटती होगी पृथ्वी को। ये जैसे पृथ्वी है ये, तो कोई ना कोई ऐसी लाइन तो होगी जो पृथ्वी को बीचों बीच काटती है, उसको कहते हैं विषुवत रेखा। ठीक है, जो पृथ्वी को बीचों बीच समान भाग में काट दे, वो 0 डिग्री पे स्थित है। ठीक है, कोई ना कोई ऐसी लाइन तो होगी जो खड़ी लाइन में काटती होगी, जो ऐसे बहुत सारे लाइन होते हैं ना ऐसे ऐसे, इसको देशांतर कहते हैं। जो पड़ी लाइन होती है उसको इसको अक्षांश भी कहते हैं। जो पड़ी लाइन होती है उसे अक्षांश कहते हैं, जो खड़ी लाइन होती है उसे कहते हैं देशांतर। तो कोई ना कोई ऐसी लाइन तो होगी जो पृथ्वी को ऐसे भी काटती होगी बीच बीच में से, आधा भाग इधर और आधा भाग इधर, तो इसे क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं बच्चों। ठीक है, इसको इस लाइन को क्या कहते हैं, जो खड़ी लाइन होती है, ये सब खड़ी लाइन क्या है, देशांतर है। तो कोई ना कोई ऐसी लाइन होगी ही जो पृथ्वी को इस तरह से भी काट रही है और इस तरफ से भी काट रही है। तो जो इस तरफ से काट रही है बच्चों उसको कहते हैं नॉर्थ में, जो है यहाँ पे नॉर्थ में उसको कहते हैं नॉर्थ पोल या उत्तर ध्रुव। और क्योंकि इंग्लिश में नॉर्थ कहेंगे ना इसको, नॉर्थ, ध्रुव का मतलब क्या होता है, पोल। और जो साउथ में है उसको कहते हैं दक्षिण ध्रुव या साउथ पोल। ठीक है, तो समझ जाना आप। ये कितने पे है, 90 डिग्री पे, याद रख लेना इसको। जो यहाँ पे मिलता है ये क्या है, 0 डिग्री पर, और ये क्या है 90 डिग्री पर, 90 डिग्री के अंतर, 90 डिग्री पर। ठीक है, याद रख लेना। तो अभी तो नहीं पढ़ो, इतना डिटेल में बेसिक मैंने बता दिया। ठीक है, ये मकर रेखा क्या है, विषुवत रेखा क्या है, कर्क रेखा क्या है, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अगर डिटेल से जाओगे ना बच्चों, जैसे मेरे को पता है कि जैसे ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट है, अगर डिटेल से जाओगे तो देखो यहाँ पे 3 लाइन है, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली। इसको क्या कहते हैं, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, इसे कहते हैं साउथ इक्वेटोरियल करंट, और बीच वाली को कहते हैं इक्वेटर। तो उतना डिटेल में मत पढ़ो आप, बस ये समझ लेना कि बीच में क्या है, विषुवत रेखा है। इतना डिटेल मत जाना, समझ लो कि बीच में विषुवत रेखा है। ठीक है, तो चलो अभी आप समझाते हैं। आप लोग ये जानते हैं कि भूमध्य रेखा के निकट की वायु सूर्य से अधिकतम ऊष्मा मिलने के कारण गर्म हो जाती है। ठीक है, अभी आप मान लो कि कुछ नहीं है आपके पास, नॉलेज कुछ नहीं है, घबराना नहीं है, पहले समझो क्या लिखा है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग ये जानते हैं कि भूमध्य रेखा के निकट की वायु, भूमध्य रेखा के निकट की वायु सूर्य से अधिकतम ऊष्मा मिलने के कारण गर्म हो जाती है बच्चों। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम लोग क्या क्या जान चुके हैं, भूमध्य रेखा। देखो बच्चों क्या लिखा है यहाँ पे, विषुवत रेखा लिखा है ना, यहाँ पे विषुवत रेखा लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है, भूमध्य रेखा। आपको पता है कि भूमध्य रेखा किसे कहते हैं, भूमध्य रेखा कहे तो विषुवत रेखा का बात बराबर है। ठीक है, अगर मैं नहीं समझाता तो आप कहते हैं यार भूमध्य रेखा क्या होता है, विषुवत रेखा क्या होता है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा कहे या तो विषुवत रेखा कहे, तो भूमध्य रेखा क्या होता है, पृथ्वी के बीचों बीच वाली लाइन को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा या तो विषुवत रेखा कह सकते हैं। तो कह रहा है कि भूमध्य रेखा के निकट की वायु सूर्य से अधिकतम ऊष्मा मिलने के कारण, सूर्य से अधिक गर्मी मिलने के कारण गर्म हो जाती है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ समझाता हूँ फिर से मैं। ये क्या है, पृथ्वी है, और ये मान लो कि सूर्य है। ठीक, ये मान लो कि सूर्य है। तो कह रहा है भूमध्य रेखा के मतलब भूमध्य रेखा की जो वायु होती है बच्चों, सूर्य से मिलने वाली ऊष्मा से क्या होता है, अधिक गर्म हो जाती है। क्यों गर्म हो जाती है बच्चों, कर्क रेखा क्यों नहीं होती, मकर रेखा क्यों नहीं होती, समझो। भूमध्य रेखा, मैंने उस दिन क्या बताया था, अगर आपको चैप्टर पार्ट 1 अगर आपको पता होगा, तो जो कोई भी वस्तु जब गर्म होती है तो क्या होता है, हल्की हो जाती है ना। पार्ट 1 में आपको मैंने बताया था कि कोई वस्तु अगर गर्म करते हैं तो क्या होती है, हल्की हो जाती है। ये देखो सूर्य का जो प्रकाश होता है भूमध्य रेखा पे हमेशा सीधा पड़ता है, याद रख लेना। सूर्य का प्रकाश जो होता है भूमध्य रेखा पे क्या होता है, सीधा पड़ता है। ठीक है, नोट कर लेना अपनी कॉपी में। जो भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश है, विषुवत रेखा पर जो सूर्य का प्रकाश होता है बच्चों, क्या होता है, विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा पर क्या होता है, हमेशा सीधा पड़ता है। और यहाँ पे एक ही मौसम होता है, साल भर हमेशा एक ही मौसम है। यहाँ पे ठंडी गर्मी कुछ नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे हमेशा क्या होता है, एक ही मौसम होता है, क्या होता है, गर्मी। तब भूमध्य रेखा पे क्या होता है, सीधे सूर्य का प्रकाश पड़ता है,
इसलिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ की जो वायु होती है अत्यधिक गर्म हो जाती है। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, यहाँ पे लिखा है कि भूमध्य रेखा के निकट की वायु सूर्य से अधिकतम ऊष्मा मिलने के कारण गर्म हो जाती है। ठीक है, तो सूर्य से मिलने वाली अधिकतम ऊष्मा से ये क्या होती है, गर्म हो जाती है। क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश होता है बच्चों, सूर्य का प्रकाश में क्या होता है, गर्मी होता है, और यहाँ पे साल भर पड़ता है, सीधा तिरछा नहीं पड़ता। हमेशा मान लो कि साल भर यहाँ पे सूर्य का प्रकाश यहाँ पे पड़ता है, कभी भी यहाँ पे खत्म नहीं होता सूर्य का प्रकाश। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सूर्य हमेशा, सूर्य का प्रकाश होता है हमेशा पड़ता रहता है हमेशा, और यहाँ पे हमेशा एक ही मौसम होता है, क्या होता है, गर्मी। क्योंकि सूर्य का प्रकाश हमेशा सीधा पड़ता है और सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है, तो यहाँ पे हमेशा एक ही मौसम रहता है, गर्मी। ठीक है, इसलिए यहाँ की जो वायु होती है अत्यधिक गर्म हो जाती है, और यहाँ पे अत्यधिक गर्मी गर्मी के कारण वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा भी होती है। ये भी याद रख लेना। भूमध्य रेखा पे जो बच्चों जो देश रहते हैं, देखो ये भूमध्य रेखा है मान लो। ठीक है, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे भारत है अपना, और यहाँ पे मान लो कि साउथ अफ्रीका है ऐसे, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे साउथ अफ्रीका है, यहाँ पे यूरोप वगैरह है। तो यहाँ पे कुछ सब देश है। तो देखो ये क्या है, 0 डिग्री। ये सब देश हैं जितने भी मैंने बताया था, ये सब क्या है, महाद्वीप है। जैसे एशिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है, तो ये भूमध्य रेखा पे जो जो देश बच्चों, जो जो देश अवस्थित होगा ना, वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमेशा गर्मी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश हमेशा सीधा पड़ता है भूमध्य रेखा पर, 0 डिग्री पर, 0 डिग्री पर। यहाँ पे लिख लेना, भूमध्य रेखा को क्या है, 0 डिग्री कहते हैं। तो सूर्य का प्रकाश हमेशा क्या होता है, भूमध्य रेखा पे क्या होता है, सीधा पड़ता है। और जो भूमध्य रेखा पे, मतलब मान लो कि जो देश भूमध्य रेखा पर अगर स्थित होगा, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे सूर्य का प्रकाश हमेशा पड़ता है। देखो हम लोग यहाँ पे हैं, ये देखो हम लोग यहाँ पे, इंडिया है ये, यहाँ पे देखो इंडिया क्या है, भूमध्य रेखा पे स्थित नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, मौसम अलग अलग होता है। ठीक है बच्चों, अगर इंडिया भूमध्य रेखा पे होता तो यहाँ भी हमेशा गर्मी पड़ती। यहाँ पे 4 प्रकार की मौसम होती है, आपको पता ही है। तो याद रख लेना, भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश हमेशा साल भर पड़ता है। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होती है, वायु गर्म, भाई गर्म, अपने इंडिया में गर्मी जब आती है तो कितना गर्मी लगती है हम लोगों को। जब गर्मी का मौसम आता है तो कितनी गर्मी लगती है, सोचो। और यहाँ पे साल भर गर्मी पड़ता है, यहाँ पे ठंडा वंडा कुछ नहीं पड़ता, यहाँ पे साल भर गर्मी ये पड़ती है। क्यों, क्योंकि सूर्य का प्रकाश यहाँ पे क्या होता है, हमेशा पड़ता है। इंडिया में क्या होता है, अपने देश में क्या होता है कि भाई ठंडी के मौसम में सूर्य का प्रकाश क्या कम निकलता है। ठीक है, गर्मी के दिन में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश ज़्यादा आता है हम लोग के पास। उसका भी कारण है, मैं आपको बताऊँगा आगे वाली क्लास में, अभी ज़्यादा नहीं बताऊँगा आपको। ठीक है, नहीं तो आप घबरा जाएंगे, सर ये क्या बता रहे हैं। तो इतना बता रहा हूँ कि आप समझ सके, चैप्टर को समझाने का मेरा मकसद है। तो सूर्य का प्रकाश क्या होता है, हमेशा सीधा पड़ता है बच्चों। ठीक है, इसलिए कारण यहाँ पे भूमध्य रेखा पे क्या होता है, भूमध्य रेखा पे यहाँ पे अत्यधिक गर्मी होती है, और यहाँ पे साल भर एक ही मौसम रहता है। जो चैप्टर में ये जो लाइन कह रहा है, अधिक ऊष्मा के कारण मिलने वाली गर्मी गर्मी हो जाती है। ठीक है बच्चों, यहाँ की जो वायु होती है सूर्य से अधिकतम ऊष्मा मिलने के कारण गर्म हो जाती है। क्यों, सूर्य से अधिकतम ऊष्मा मिलने के कारण क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा साल भर एक ही मौसम रहता है, और सूर्य का प्रकाश यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा रहता है, हमेशा सूर्य का प्रकाश यहाँ पे निकलता है। ठीक है, परिणाम स्वरूप ऊपर उठती है बच्चों। ये जब क्या होता है, जब ये यहाँ की वायु जब गर्म हो जाती है तो क्या क्या होता है, परिणाम स्वरूप ऊपर उठता है। और मैंने क्या बताया था कि जब कोई चीज़ या जब कोई वस्तु गर्म होती है तो हल्की होती है, और अगर कोई वस्तु हल्की हो जाती है तो क्या हो जाएगा, वो ऊपर उठेगा। कैसे सर, एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल दो, अगर कोई गैस गुब्बारा होता है बच्चों, गैस गुब्बारा में कोई जो कौन सा हाइड्रोजन गैस भरा जाता है, और हाइड्रोजन गैस भरा जाता है, क्या होता है, हल्की होती है, इसलिए तो आकाश में उड़ जाता है अपने आप। अगर तुम मुंह से फुलाओगे, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, CO2। ठीक है, और उसमें अगर फुलाओ तो क्या हो जाएगा, वो क्या होगा, वो नहीं उड़ेगा। क्योंकि क्या होती है, वो जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या होती है, हल्की है, और कोई भी वस्तु हल्की होती है तो क्या होती है, उड़ जाती है वो। जैसे पन्नी वगैरह है, वो हल्की रहती है तो उड़ जाती है, समझ गए। तो वही कह रहा है कि जब यहाँ पे यहाँ की जो हवा होती है बच्चों अत्यधिक गर्म होती है, और अत्यधिक गर्म कुछ रहती है तो क्या हो जाता है, ऊपर उठता है। यहाँ पे आपकी एग्जाम देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है। ये जो बक्सा है, ये बक्सा है, तो ये बक्सा में पहले दोनों बराबर थे देखो यहाँ पे, लेकिन जैसे ही इस बक्सा में नीचे मोमबत्ती जलाया गया तो यहाँ पे गर्मी, यहाँ पे जो गर्म हवा है बच्चों इस खाली बॉक्स के अंदर भर गई। और खाली बॉक्स क्या है, गर्मी, जब गर्म हवा है इसके अंदर घुस गई तो गर्म हवा इसको ऊपर ऊपर ढकेल रही है, जिसकी वजह से ऊपर हो गया, ये क्या हो गया, नीचे हो गया। ठीक है, तो गर्म हवा इसके अंदर घुस गई, और गर्म हवा जब इसके अंदर गई तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर उठ जाएगा। क्यों, क्योंकि गर्म हवा क्या होती है, हमेशा ऊपर जाती है, और ठंडी हवा नीचे आती है, ठंडी हवा नीचे बैठती है। ठीक है, याद रखना, गर्म हवा ऊपर। यार एग्जाम्पल देखो, गर्म, मान लो कि तुम्हारी मम्मी दूध या कुछ खाना बनाती है, तो जब पानी उबलने लगता है सब्जी वगैरह का, तो देख तो उसमें गर्म गर्म गैस ऊपर निकलती हैं, गर्म गैसें ऊपर आकाश में चली जाती हैं। क्यों, क्योंकि गर्मी रहती है।
गर्म रहता है, गर्म हवा ऊपर जाना चाहती है और ठंडी हवा नीचे बैठती है बच्चों, ठीक है। तो याद रखना है, जो गर्म चीज़ होती है ऊपर जाती है, वही लिख रखा है यहाँ पे कि परिणाम स्वरूप ऊपर उठती हैं, ठीक है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित 0 से 30 डिग्री अक्षांश पर पट्टी क्षेत्र से ठंडी हवा भूमध्य रेखा की ओर से चलने लगती है। अब देखो 0 डिग्री आपको पता है, 30 डिग्री आपको पता है, ठीक है बच्चों। मैंने यहाँ पे बताया था। अब यहाँ पे समझो क्या कह रहा है, अभी बताऊंगा। देखो एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है। क्या कह रहा है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा को पता है, पृथ्वी के बीचों बीच वाली रेखा। भूमध्य रेखा के दोनों ओर, भूमध्य रेखा के दोनों ओर, इधर से भी इधर से भी, अभी बताऊंगा आपको। भूमध्य रेखा के दोनों ओर से स्थित 0 से 30 डिग्री अक्षांश पट्टी पर, अक्षांश, अक्षांश का मतलब क्या, ये पृथ्वी है जो ऐसी होती है, जो पड़ी लाइन होती है उसे कहते हैं अक्षांश। अपनी कॉपी में लिख लेना, पड़ी लाइन, पड़ी लाइन इजिकल टू अक्षांश, खड़ी लाइन इजिकल टू देशांतर। ऐसे ही याद होगा आपको, ठीक है। अक्षांश देशांतर कोई पूछेगा तो बता देना कि पृथ्वी पर जो पड़ी लाइन होती है ऐसे ऐसे ऐसे, उसे कहते हैं अक्षांश, और पृथ्वी पर जो खड़ी लाइन होती है बच्चों उसे कहते हैं देशांतर, ठीक है। तो भूमध्य रेखा पर दोनों ओर से 0 से 30 डिग्री अक्षांश पर ठंडी हवा भूमध्य रेखा की ओर आती है, चलने लगती है, ठीक है। इसी प्रकार स्थित ध्रुवों ध्रुवों और 60 डिग्री अक्षांशों के बीच लागू होती है। ठीक इसी प्रकार यह स्थिति जो होती है 60 डिग्री अक्षांशों के बीच भी लागू होती है, और जहां ध्रुवों से ठंडी हवा का प्रवाह गर्म क्षेत्र की ओर होता है, जैसा कि चित्र में दिया गया है। बच्चों कितना हार्ड बच्चों के लिए लिखा गया है, मुझे लगता है कि कोई टीचर पढ़ाता ही नहीं है ऐसा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, मुझे लगता है कि टीचर को, आपको जानता भी होगा तो नहीं बताता होगा बच्चों। या तो टीचर जानता है फिर नहीं बताता है, या तो टीचर को ही नहीं पता है कि क्या होता है बच्चों। चलो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा है। जितना ये बात लिखा है, कह रहा है 0 से 30 डिग्री की ओर अक्षांश की जो है पट्टी, हवा भूमध्य रेखा की ओर से आने लगती है, भूमध्य रेखा की ओर आने लगती है। चलो अब यहाँ पे 2 मिनट चश्मा पहन लेता हूँ, थोड़ा मैं, आंख दर्द करेगा नहीं तो मेरा, पढ़ना भी है मुझे। दो मिनट बच्चों हो गया। चलो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो बच्चों, आ जाओ जल्दी से, ठीक है। तो बच्चों जो मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगेगा तो बताना मुझे, नहीं तो कोई बात नहीं भैया, हम तो पढ़ाएंगे, हमारा भी काम होता रहेगा, आपका भी काम होता रहेगा। चलो अब हम लोग समझते हैं कि 0 से 30 डिग्री क्या होता है बच्चों। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो बीच वाली जो लाइन है उसको कहते हैं 0 डिग्री, ठीक है। और ये जो ऊपर वाली लाइन है उसे कहते हैं 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री मान लेते हैं, 23.5 डिग्री, चलो 1/2 कर लेते हैं। ये सब क्या है, ये जितना ऊपर बढ़ते जाएंगे ऊपर बढ़ता जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। ये 0 डिग्री, फिर ये बीच में 15 डिग्री, फिर ये 30 डिग्री, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, ऐसे 15-15 डिग्री के हिसाब से बढ़ाते हैं हम लोग। देखो पहले 0 डिग्री कर लेंगे, फिर 15 डिग्री कर लेंगे, फिर 30 डिग्री कर लेंगे, फिर 45 डिग्री कर लेंगे, फिर 60 डिग्री कर लेंगे, ऐसे, ठीक है। इधर भी 15-15, ठीक है, 15-15 डिग्री के अंतराल पर। देखो तो विषुवत रेखा के बीच का कौन सी रेखा है बच्चों, बीचों 0 डिग्री है। अब ये कह रहा है कि विषुवत रेखा की ओर से, देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो बात लिखा है ना, जो किताब में बात लिखा है, सेम टू सेम यहाँ पे बात प्रकट हो रही है। क्या कह रहा है, 0 डिग्री से 30 अक्षांश से पट्टी क्षेत्र से, 0 डिग्री से और 30 डिग्री अक्षांश के पट्टी क्षेत्र से ठंडी हवा भूमध्य रेखा की ओर आने लगती है, चलने लगती है। तो कहाँ से कहाँ कह रहा है बच्चों, 0 डिग्री से भूमध्य रेखा की ओर कह रहा है हवा चलने लगती है। तो ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, मान लो कि 30 डिग्री है, ठीक है। तो कह रहा है 0 डिग्री पर 30 डिग्री से हवा आने लगती है। ये 0 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, और ये भी 30 डिग्री है, मान लो 23.5 डिग्री है ये, लेकिन एक्चुअली मान लो 30 डिग्री, जो आपको किताब में लिखा है मैं आपको वही बता रहा हूँ। बीच में तो 0 डिग्री है ना बच्चों। अब कह रहा है 0 डिग्री से 30 डिग्री की हवा आती है, 0 डिग्री से, जो 0 से 30 डिग्री हवा चलती है। क्या कह रहा है, 30 डिग्री से, देखो क्या क्या लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, दोनों ओर स्थित 0 से 30 डिग्री, ठीक है, पट्टी क्षेत्र से हवा आने लगती है। दोनों ओर कह रहा है, दोनों ओर का मतलब क्या हुआ, मकर रेखा से भी और कर्क रेखा से भी, ठीक है। दोनों ओर वहां पे लिखा है 0 से 30 डिग्री, और ये क्या है 0 डिग्री, ये सब क्या है 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री मान लो, ठीक है, 30 डिग्री। अब कह रहा है देखो दोनों ओर, देखो दोनों ओर से हवा आ रही है, देखो देखो, एक इधर से भी हवा आ रही है 0 डिग्री की तरफ, एक इधर से भी हवा आ रही है,
ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये क्या है, ये देखो ये किस तरफ से किस तरफ आ रही है, 30 डिग्री से 0 डिग्री पर आ रही है बच्चों हवा। देखो ये 30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री से 30 डिग्री से 0 डिग्री पे आ रही है, नहीं दिख रहा है आपको? यहाँ पे देखो काला वाला जो तीर है, तीर का निशान देखो किस तरफ से किस तरफ आ रहा है। वो 30 डिग्री से ना हवा 0 डिग्री के पास आ रहा है। और यहाँ भी देखो, यहाँ भी जो हवा देखो कर्क रेखा से, ध्यान से देखो, ये कर्क रेखा है सामने, ठीक है। कर्क रेखा से जो हवा है बच्चों, कहाँ से कहाँ, कर्क रेखा पर, कर्क रेखा के पास जो हवा है, वो कर्क रेखा पे जो हवा है वो कहाँ से कहाँ चल रही है, वो 30 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ आ रही है। देखो यहाँ पे काले वाले निशान देखो, मैं चित्र नहीं बना पा रहा हूँ, यहाँ पे देखो चित्र दिखाया गया है, ठीक है। और ये मकर रेखा है बच्चों, ये भी 30 डिग्री पर है, ठीक है। 30 डिग्री पे ये हवा कहाँ जा रही है, देखो यहाँ पे ये भी 0 डिग्री के पास जा रही है। देखो अब यहाँ पे इस चित्र में गौर से देखो, ये 0 डिग्री है, इधर से भी हवा आ रही है, इधर से ऐसे ऐसे ऐसे, और इधर से भी हवा जा रही है ऐसे ऐसे ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, मैंने उस दिन फॉर्मूला क्या बताया था, हाई प्रेशर इजिकल टू लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर से बच्चों हवा जो होती है लो प्रेशर की तरफ जाती है। मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, मैंने फॉर्मूला बताया था कि जो हवा होती है बच्चों हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। अब बताओ हवा किस तरफ से किस तरफ जा रही है? हवा जो होती है 30 डिग्री से 0 डिग्री के पास जा रही है, और हवा इधर इधर से भी 30 डिग्री के पास ही जा रही है। ये 0 डिग्री है, हवा ऊपर से नीचे आ रही है, यहाँ पे भी हवा यहाँ से भी यहाँ नीचे आ रही है, ठीक है। देखो इस ब्लैक वाले को देखो ना, कहाँ से कहाँ जा रही है, ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है। हवा जो है 30 डिग्री से 0 डिग्री के पास आ रही है, और यहाँ पे मिल के सब हवा इकट्ठी हो रही है, यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे हवा इकट्ठी हो रही है बच्चों। अब चित्र अभी ऊपर लिखा था कि यहाँ पे जो हवा होती है बच्चों गर्म हो जाती है और ऊपर उठती है। अभी ऊपर लिखा था ना यहाँ पे, ये देखो परिणाम स्वरूप ऊपर उठती है, यहाँ पे लिखा है ना परिणाम स्वरूप ऊपर उठती है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे जो हवा है ये क्या होती है, परिणाम स्वरूप ऊपर उठती है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हवा आती है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, यहाँ पे अगर हवा नहीं रहती तो ऊपर कैसे उठती? इसका मतलब कि यहाँ पे हवा आती है, और यहाँ पे हवा कहाँ से कहाँ आ रही है, कर्क रेखा से विषुवत रेखा पर यहाँ पे हवा आ रही है। देखो समझ गए? अगर यहाँ पे हवा नहीं रहती, अगर यहाँ पे हवा नहीं रहती ऊपर कैसे उठती? तो यहाँ पे इसका मतलब क्या कि हवा कहीं ना कहीं से आ रहा है। तो हवा कहाँ से आ रहा है, कर्क रेखा से। देखो कर्क रेखा से 0 डिग्री के पास आ रहा है, और यहाँ भी मकर रेखा से कर्क रेखा के पास जा रहा है। तो दोनों तरफ से देखो, इधर से भी हवा आ रहा है और इधर से भी हवा आ रहा है। देखो ये देखो कर्क रेखा से भी हवा आ रहा है और मकर रेखा से भी हवा आ रहा है। देखो ना ब्लैक वाला नहीं दिख रहा तुम लोगों को, ये ब्लैक वाला देखो कहाँ कहाँ से, इसका तीर देखो मुंह किस तरफ है, वो 0 डिग्री के पास, और 0 डिग्री के पास सब हवा मिलके क्या हो रहा है, इकट्ठा हो जा रहा है। अब मैंने क्या बताया था, अभी ऊपर बताया था कि हवा यहाँ पे आती है और गर्म यहाँ पे इकट्ठा हो जाती है, और लिखा था किताब में कि ऊपर उठती है। तो ऊपर क्यों उठती है बच्चों? इसका मतलब क्या है कि हवा गर्म जरूर होती होगी, गर्म जरूर होती है इसलिए तो ऊपर उठती होगी ना। अब बताओ बच्चों, यहाँ पे हवा आ गई और यहाँ पे ऊपर भी उठ रही है, क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो बच्चों मैंने क्या बताया था, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश हमेशा सीधा पड़ता है, और सूर्य का प्रकाश अगर सीधा पड़ता है तो यहाँ पे गर्मी भी होती है। सूर्य का प्रकाश यहाँ पे साल भर पड़ता है, यहाँ पे ठंडी होती नहीं है, सिर्फ गर्मी गर्मी गर्मी। तो यहाँ पे जो हवा इकट्ठी होंगी बच्चों सूर्य के प्रकाश से क्या गर्म नहीं होती होंगी? यहाँ पे जो हवा इकट्ठी होती है तो सूर्य का प्रकाश यहाँ पे क्या होता है, 0 डिग्री पे मैंने बताया था अभी, 0 डिग्री पर यहाँ पे हवा सब इकट्ठी होती है, और 0 डिग्री पे हवा इकट्ठी हो रही है। तो क्या कह रहा है, हवा किताब में लिखा है कि ऊपर उठती है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है, तो इसका मतलब क्या है कि हवा क्या है, सब गर्म हो जाती है ये। अब सब गर्म हवा अगर होती है तो बच्चों यही ऊपर हवा उठने लगती है, ठीक है। समझ गए? पहले हवा इकट्ठी होती है मकर रेखा से ये पहले हवा इकट्ठी होती है दोनों तरफ से, हवा ऐसे आती है फिर ऐसे आती है, फिर यहाँ पे बहुत सारे हवा इकट्ठा बना देती है 0 डिग्री पे। और बहुत सारा हवा जब इकट्ठा हो जाता है तो सूर्य का प्रकाश हमेशा अपना काम करते रहता है, ये गर्म करते रहता है इन लोगों को हवा। अब जब हवा अधिक गर्म हो जाती है तो बच्चों यही हवा ऊपर उठने लगती है, और जब हवा अधिक ऊपर उठेगी तो बच्चों यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहीं पे बारिश होती है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यहीं पे बारिश होती है। क्यों? क्योंकि जब गर्म हवा ऊपर उठती है बच्चों तो क्या बन जाता है, वो ठंडा हो जाती है, और जब कोई बर्फ़ ठंडा हो जाता है, कोई पानी जब ठंडा होता है तो क्या होता है, यहाँ पे नीचे बरसने लगता है। तो याद रख लेना। और यहाँ पे बच्चों यहाँ पे बारिश तो होती है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही बारिश से खतरनाक रूप होता है क्योंकि बारिश से मच्छर वगैरह पनपता है, मच्छर बीमारी फैलती है, ठीक है। तो यहाँ के लोग ज़्यादा गरीब हैं,
क्योंकि यहाँ पे मच्छर वगैरह बहुत है, डेंगू वगैरह अधिक है यहाँ पे, ठीक है। जितने भी मलेरिया वगैरह मच्छर से जितने भी पानी से रोग होता है, पानी से जितने भी रोग होता है बच्चों, वो 0 डिग्री पर अधिक मिलता है। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री पे क्या होता है, साल भर वर्षा होता है, याद रखना। साल भर धूप मिलता है और साल भर वर्षा होता है, ऐसा कोई दिन नहीं है कि बारिश ना हो यहाँ पे। ये फैक्ट याद रखना, ठीक है। क्यों? अब कोई पूछेगा कि यहाँ पे बारिश क्यों होती है तो बता नहीं दोगे तुम लोग, नहीं तो बहुत मारूंगा तुम लोगों को, ठीक है। मेरा डेली 1 घंटा बर्बाद करते हो तुम लोग। तो याद रखना है कि यहाँ पे साल भर वर्षा होती है, ठीक है। और यहाँ पे साल भर धूप निकलती है, और यहाँ पे एक ही मौसम होता है। पूछ सकते हो तुम लोग कि बताओ, ठीक है। और यहाँ पे, ठीक है, समझ लेना है यहाँ पे साल भर वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है, मैंने बता दिया कि यहाँ पे वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि हवा ऊपर उठती है। और हवा ऊपर क्यों उठती है बच्चों? क्योंकि यहाँ पे हवा हमेशा गर्म रहती है सूर्य के प्रकाश से। और यहाँ पे हवा कहाँ से कहाँ का, यहाँ पे जो हवा रहती है वो कहाँ से कहाँ आता है, तो 30 डिग्री से बच्चों 0 डिग्री के पास हमेशा आता है। 30 डिग्री इधर भी और 30 डिग्री इधर भी, 0 डिग्री के पास हमेशा आता है, ठीक है। आप गूगल वगैरह पे देख लेना, वर्ल्ड लिख लेना मैप या ग्लोब, तो देखना है पे 30 डिग्री उधर भी लिखा होगा, 30 डिग्री इधर। चाहे से फोटो भेज दूंगा मैं, तुम व्हाट्सएप पे देखना, ठीक है, ध्यान से उसको, कि 30 डिग्री किधर लिखा है, 23 डिग्री किधर लिखा है। हवा हमेशा 0 डिग्री पे ही इकट्ठा होगी, ठीक है। अब देखो, अब तुम पूछोगे कि हवा जो होती है 0 डिग्री यहीं पे क्यों, सर यहीं पे क्यों इकट्ठा हो रही है, इधर काहे नहीं इकट्ठा हो रहा है। ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है तुम लोगों का, कि जो हवा है यहाँ पे क्यों इकट्ठा हो रहा है। ये क्या है, कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा, ये है मकर रेखा। तो जीरो जीरो डिग्री पे हवा इकट्ठा क्यों हो रहा है, तुम लोग ये भी तो पूछ सकते हो, ठीक है, कि सर यहाँ पे हवा इकट्ठा क्यों होता है। तो मैंने क्या बताया था कि ये एच पी इजिकल टू एल पी, हाई प्रेशर इज इक्वल टू लो प्रेशर। जो हवा जो होता है बच्चों, हवा की जो गति होती है किस तरफ होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। अब सोचो, हवा किस तरफ चलती है, हाई प्रेशर से उच्च दाब से निम्न दाब, ठीक है, एच पी इजिकल टू एल पी। तो कर्क रेखा पे क्या होता है, क्या कर्क रेखा पे एच पी होता है, मतलब हाई प्रेशर, और 0 डिग्री पे क्या होता है, लो प्रेशर। तो हवा किस तरफ चल रही है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, एच पी इजिकल टू एल पी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ना। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो देखो यहाँ पे चित्र में आपको याद बता दिया। अब देखो यहाँ पे चित्र पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चल रहा है हवा, यहाँ पे देखो, हाई प्रेशर से लो, इधर इधर, और यहाँ भी हाई प्रेशर, यहाँ भी हाई प्रेशर बनता है। क्यों? क्योंकि इधर भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रहा है। तो बीच में क्या होता है, लो प्रेशर। और लो प्रेशर जब रहता है तो इसका मतलब क्या है कि वायु क्या है, वहाँ पे ठंडी है तो गर्म, वायु यहाँ पे तो हल्की है या तो गर्म है, और हल्की होगी या तो गर्म होगी, क्या होगा, हवा ऊपर उठेगी। हवा ऊपर उठेगी तो क्या होगी, बारिश होगी। तो 0 डिग्री पे सबसे ज़्यादा बारिश क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे हल्की जो हवा जो होती है हल्की होती है और गर्म भी रहती है बच्चों, ठीक है। वहाँ पे लो प्रेशर बना रहता है, मतलब निम्न दाब बना रहता है, ठीक है। और वहाँ पे वर्षा वर्षा क्यों होती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश हमेशा उस वायु को गर्म करते रहता है, जिससे वो हल्की हो जाती है गैसें, और हल्की जब गैसें हो जाती है तो वहाँ पे बारिश हमेशा होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। एच पी इजिकल टू एल पी। तो हाई प्रेशर कहाँ पे होगा, उच्च दाब कहाँ पे होगा, यहाँ पे, ठीक, कर्क रेखा पर, ठीक है। और 0 डिग्री पे क्या होगा बच्चों, निम्न दाब जहाँ पे, मतलब एलपी जहाँ पे होगा वहाँ पे हवा नीचे से ऊपर उठेंगी, और जो हाई प्रेशर होगा वहाँ पे हवा जो होती है ऊपर से नीचे बैठेंगे, ठीक है। तो मैंने बता दिया, ठीक है। अब चलो जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं यार। तो समझा दिया मैंने, समझ लेना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जितने मैंने बताया ना, इस मतलब आगे तुम फ्यूचर में जाओगे, मैं तो बता तो सकता था यहाँ पे भी, लेकिन वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी बच्चों। यहाँ पे चक्रवात वगैरह इसी से आते हैं। चलो मैं बता दूंगा चक्रवात अगर इसमें होगा तो, ठीक है। तो ये समझ लिए वायु का प्रवाह, मतलब वायु समझ, ये इतना बस कॉन्सेप्ट समझ लेना, अभी बताऊंगा वायु का प्रवाह कैसे होता है। तो वायु का प्रवाह है। और यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा था, देखो यहाँ पे 0 से 30 पढ़ लिया। एक और पॉइंट लिखा है कि इसी प्रकार, क्या लिखा है, इसी प्रकार की स्थिति ध्रुवों और 60 डिग्री अक्षांशों के बीच भी लागू होती है। मतलब हम लोगों ने देखा कि 0 से 30 डिग्री पे जो जो प्रक्रिया हो रही है बच्चों, यहाँ पे 0 से 30 डिग्री के पास जो प्रक्रिया हो रही है, हवा यहाँ पे इस तरफ से इस तरफ आती है, इस तरफ से इस तरफ आती है,
उसी प्रकार देखो बच्चों यहाँ पे 60 डिग्री पर, यहाँ पे 60 डिग्री पर भी क्या क्या होती है, इसी प्रकार की प्रक्रिया होती है। जो जो जो, जो जितनी बात 0 डिग्री पे होती है ना, उतनी बात यहाँ पे 60 डिग्री पे भी होती है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे हवा इस तरफ से इस तरफ जा रही है और ऊपर से नीचे हवा इस तरफ आ रही है, तो मतलब यहाँ पे मिल रही हवा, जहाँ जहाँ हवा हवा मिलेंगी ना, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे लो प्रेशर होगा, LP। यहाँ पे भी लो प्रेशर मिल रहा है क्योंकि हवा यहाँ पे आके इकट्ठा हो रही है। देखो इन दोनों जितने भी ब्लैक ब्लैक की चीज़ दिख रहा है बच्चों, उसका मतलब क्या है कि वहाँ पे हवा इकट्ठा हो रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ हवा इकट्ठा हो रही है, ये मिला रही है और ये मिला रही है। यहाँ भी हवा इकट्ठा हो रही है, ऊपर वाली मिला रही है, नीचे वाली मिला रही है। फिर यहाँ भी हवा इकट्ठा हो रही है, ऊपर वाली नीचे वाली। इसका मतलब क्या है कि बीच बीच में यहाँ पे जो मैंने 3 रेखा खींचा है, वहाँ पे क्या बनता है, लो प्रेशर बन रहा है। मतलब दोनों तरफ से हवा आ रही है। क्यों? क्योंकि हवा का दिशा किस तरफ होता है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जरूर इस तरफ इस ये सब क्या है, हाई प्रेशर है, इसलिए तो लो प्रेशर की तरफ भागना चाहती हैं वो लोग। ये बीच में क्या है, हाई प्रेशर। देखो एक हवा जो देखो बीच में क्या होता है, लो प्रेशर है यहाँ पे, ये क्या है, हाई प्रेशर है। क्यों? क्योंकि देखो हवा जो है इस तरफ भी जा रही है, इस तरफ भाग रही है, बीच में नहीं रहना चाहती वो। इसका मतलब क्या है, उच्च दाब है, और हवा किस तरफ से, HP से LP जाना चाहती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो यहाँ पे हाई प्रेशर है, इसलिए एक इधर मुड़ गई, एक इधर मुड़ गई। देखो एक यहाँ मुड़ गई और एक यहाँ मुड़ गई। इसका मतलब क्या है, बीच में हाई प्रेशर है और यहाँ पे लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर एक इधर इधर जाना चाहती है, एक इधर जाना चाहती है, ठीक है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर की तरफ, ठीक है। चलो अब आगे समझते हैं। ये हवाएं व्यापारिक हवाएं कहलाती हैं। जितने भी हवाएं जो है मैंने बताया आपको, ये सब क्या कहलाती हैं, व्यापारिक हवाएं, ठीक है। ट्रेडिशनल वेव्स कह सकते हैं इसको, क्योंकि पुराने समय में व्यापारियों के जहाज इन हवाओं के सहारे आगे बढ़ते थे। तब जहाज पतवार वाले होते थे, तब हवा के सहारे ही चला करते थे। इन हवाओं के कारण जहाज चलाने के श्रम में बचत होती है। देखो इन्हें व्यापारिक हवाएं क्यों कहलाते हैं, इन्हें व्यापारिक हवाएं क्यों कहते हैं, मैंने आपको ऊपर बताया था पार्ट 1 में कि मान लो कि कोई सड़क है और जिस तरफ तुम, मान लो कि कोई सड़क है, ठीक है, और तुम साइकिल से अपने घर जा रहे हो, मान लो कि साइकिल से तुम घर जा रहे हो और हवा इसी तरफ चल रही है, तो तुमको जल्दी पहुंचा देगा ना। क्यों? क्योंकि हवा तुम्हारे साथ साथ चल बह रहा है, ठीक है, गतिरोध उत्पन्न नहीं कर रहा है। अगर हवा के विपरीत अगर तुम जाओगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे आंख में धूल लगेंगी, तुम थकान महसूस करोगे। जैसे पतंग है, जैसे पतंग अगर तुम उड़ाते हो हवा की दिशा में, तो क्या हो जाएगा, हवा जल्दी, पतंग तुम्हारा जल्दी उड़ जाएगा। लेकिन हवा के विपरीत दिशा में उड़ाओगे, जिधर हवा नहीं रहेगी, क्या उधर पतंग उड़ पाएगी? नहीं। तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो जो व्यापारी होते थे ना, व्यापारी का मतलब क्या कि जो एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जाते थे, खरीदते थे, बेचते थे, तो समुद्र के द्वारा या नदी के द्वारा, समुद्र के द्वारा वो सब क्या करते हैं, जल मार्ग से बच्चों, मतलब जल मार्ग का मतलब क्या होता है कि नाव वगैरह से क्या करते थे, सामान खरीदते थे किसी दूसरे देश में, या किसी दूसरे देश में जाके बेचते थे नाव के द्वारा, ठीक है। तो समुद्र वगैरह में क्या होता है, समुद्र वगैरह में जब जाते थे वो लोग, तो मान लो कि यहाँ पे ये इंडिया है और यहाँ पे मान लो कि ये अमेरिका है, और यहाँ से मान लो कि नाव लेके चल रहे हैं लोग इस तरफ, ठीक है, और हवा की दिशाएं भी इस तरफ है। इसका मतलब क्या है कि नाव को खेने में, नाव को ले जाने में वहाँ पे जल्दी पहुँच जाएगा। नाव को चलाने में क्या होगी, अत्यधिक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सेम साइकिल की प्रक्रिया, ठीक है। मान लो कि इसी तरफ हवा बह रही है और इसी तरफ हवा बह रही है, तो क्या होगा, नाव जल्दी पहुँच जाएगी इंडिया। लेकिन अगर मान लो कि इसके विपरीत अगर हवा चलती है, नाव को मान लो कि इधर जाना है लेकिन हवा इस तरफ हो, तो क्या जल्दी जा पाएगी? क्योंकि इसको दिक्कत होगा चलाने में। इसीलिए मतलब व्यापारिक पवन इसलिए कहते हैं क्योंकि व्यापार करने में मदद करती थी हवाएं, क्योंकि नाव को जल्दी पहुंचा देती थी घाट पे, ठीक है, नाव तटों पे जल्दी पहुंचा देती थी। इसलिए इसको क्या कहते हैं, व्यापारिक पवनें कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसको व्यापार में पवनें मदद करती थी, नावों को जल्दी पहुंचा देती थी अपने स्थान पे, इसलिए इसको व्यापारिक पवनें कहते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है। चलो यहाँ पे लिखा नहीं, इन हवाओं के कारण जहाज चलाने में श्रम की बचत होती थी, मतलब आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करती पड़ती थी। लेकिन अगर विपरीत हवा में चले तो क्या हो जाएगा, आपकी हालत खराब हो जाएगी। नेक्स्ट है थल और जल का समान रूप से गर्म होना। गर्मियों में अधिकांश समय मध्य और उत्तर भारत के मैदानी तथा रेगिस्तानी क्षेत्र समुद्र जल की अपेक्षा गर्म रहते हैं।
अतः हवा समुद्र से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बहती है। समुद्रों से आने वाली हवाएं अपने साथ जलवाष्प लाती हैं जिससे वर्षा होती है और हम इसको मानसून कहते हैं। देखो यहाँ पे फिर से पढ़ो क्या लिखा है। गर्मियों में अधिकांश समय मध्य और उत्तर भारत से मैदान तथा रेगिस्तानी क्षेत्र समुद्र जल की अपेक्षा गर्म रहते हैं। ठीक है। अतः हवा समुद्र से भारतीय महाद्वीप की ओर बहती है। अब तुम समझोगे यार कि यार समुद्र से भारतीय महाद्वीप की ओर क्यों बहती है, ये बताओ तुमको। जो हवाएं हैं, देखो यहाँ पे ये चित्र यहाँ पे दिखा रखा है, बहुत अच्छा चित्र है ये, समझने की कोशिश करना, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्या है, भारत है। इस चित्र में आपको दिख रहा होगा जो हवाएं हैं रेड कलर की, वो किस तरफ से, समुद्र से भारत की तरफ बह रही है, देखो। ठीक है। और मैंने क्या बताया था कि जो हवा किस तरफ से किस तरफ चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। इसका अब बताओ समुद्र हाई प्रेशर है कि लो प्रेशर है, बताओ। अभी मैं 3 तक गिनती गिन रहा हूँ। अब बताना है कि जो हवा है यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि हवा जो है समुद्र से भारत की तरफ बह रहा है। ठीक है। अब बताओ कि समुद्र क्या है, इसमें से हाई प्रेशर है कि लो प्रेशर है। 3 तक गिनती गिन रहा हूँ मैं। 1 2 3 4 5। चलो आपको मैं आशा करता हूँ कि आपने बताया था, मेरी मेहनत को मिट्टी में नहीं मिलने देंगे। मैंने क्या बताया था बच्चों, जो हवा है बच्चों हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है। हाई प्रेशर जिधर होगा उस तरफ से लो प्रेशर की तरफ जाना चाहती है हवाएं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो समुद्र है बच्चों हाई प्रेशर है इस समय, इसलिए तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब क्या है, जो भारत है लो प्रेशर है। ठीक है। लो प्रेशर का मतलब कि निम्न दाब में है, और जो समुद्र है उच्च दाब में है। इसलिए समुद्र से हवाएं जो भारत की तरफ चल रही हैं। अगर यही उल्टा होता बच्चों, और देखो समुद्र से भारत की तरफ चल रही हैं, और जब समुद्र से भारत की तरफ चलेंगी तो यहाँ पे खूब बारिश होगी। ठीक है। भारत में खूब बारिश होगी, इसी को मानसून कहते हैं। समझ, जब समुद्र से हवाएं जो होती हैं बच्चों क्या होती है, जब स्थल मार्ग या भारत वगैरह में, स्थल मार्ग समझ लो ना, मतलब जमीन की तरफ चले तो उसे कहते हैं मानसून। क्योंकि जब समुद्र से जब चलती हैं हवाएं तो अपने साथ वाष्प लेके जाती हैं जिससे बारिश होता है। अगर यही विपरीत अगर हो जाए, मान लो कि जब जमीन से हवाएं समुद्र की ओर चले तो क्या हो जाएगा, बचाओ इसमें, बताओ इसमें लो प्रेशर हाई प्रेशर कौन होगा। अगर ये विपरीत हो जाए, रेड वाला मतलब इस तरफ हो जाए, मान लो सारा रेड वाला इस तरफ हो जाए, तो बताओ हाई प्रेशर और लो प्रेशर कौन होगा। अभी इस चित्र में दिख रहा है आपको समुद्र से हवाएं जमीन की तरफ चल रही हैं, लेकिन मान लो कि जमीन से जब हवाएं समुद्र की ओर चलें ऐसे, तो हाई प्रेशर लो प्रेशर कौन होगा बताओ। उस समय जो समुद्र होगा लो प्रेशर हो जाएगा, और ये जमीन हो जाएगा हाई प्रेशर, क्योंकि हवा की दिशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो हाई प्रेशर की तरफ लो प्रेशर की तरफ जाएगा, तो उस समय क्या हो जाएगा, बारिश नहीं होगी। ठीक है। अभी क्या है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ है, इसलिए यहाँ पे जा रही है। समझ गए, तो समझ गए आप। तो समुद्रों के साथ आने वाली हवाएं अपने साथ जलवाष्प लाती है जिससे वर्षा होती है। मैं आपको बताया कि जब समुद्रों के साथ आने वाली जितनी हवाएं होती है बच्चों जलवाष्प लाती हैं जिससे वर्षा होती है, और इसे हम लोग मानसूनी हवा कहते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर ठीक है, चलो, ये हवाएं तथा वर्षा हमें आनंद का अनुभव कराते हैं, परंतु सदैव आनंद ही दे जरूरी नहीं है। जो ये मानसूनी हवाएं हैं बच्चों, क्या जरूरी है कि हमें हमेशा आनंद दे? नहीं। ठीक है, समझना कॉन्सेप्ट को। कभी कभी काफ़ी तेज हवाएं, अत्यधिक वर्षा या कई दिनों से कई समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती है। ये प्राकृतिक घटनाएं आपदा का रूप धारण कर जंतुओं तथा पादपों को क्षति पहुंचाती है। कभी कभी जो बच्चों हवाएं होती है, मानसूनी हवाएं काफ़ी विकराल रूप ले लेती है। विकराल रूप क्यों ले लेती है? क्योंकि समुद्र से जब हवाएं बहती है जमीन की तरफ, उसे कहते हैं मानसून। ठीक है। और मानसून जब आता है तो बच्चों क्या, वर्षा लाता है। तो कभी कभी पता है विकराल रूप ले लेता है बच्चों, काफ़ी स्पीड, ये हवाएं जो होती है ना समुद्र से जमीन की तरफ काफ़ी क्या होता है, काफ़ी स्पीड से चलने लगती है, जिसके कारण जो तटों पर बच्चों जो घर वगैरह होते हैं ना, हवा आंधी आ जाती है, तूफान आता है। क्यों? क्योंकि जो समुद्रों से हवाएं जो होती है जमीन की तरफ चलने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है, समुद्रों पे जितने भी घर होते हैं, बिल्डिंग होती है, सबको तोड़ फोड़ देती है, नष्ट कर देती है। इसे कहते हैं कि चक्रवात कहते हैं, सुनामी कहते हैं इसको। ठीक है, सुनामी इसको कहते हैं।
जब समुद्र से हवाएं जमीन की तरफ चलने लगे तो उसे क्या क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं, याद कर लेना। और सुनामी के कारण क्या होता है, भीषण भयंकर तबाही होती है। क्यों? क्योंकि तटों के तटों को काट देता है, तटों को तोड़ देता है, या तटों पर जितने भी घर वगैरह होते हैं उसको नष्ट कर देता है, ठीक है। और कभी कभी जो पानी होता है बच्चों काफ़ी अंदर तक चले जाता है, जिससे क्षति होती है, मालजाल की क्षति होती है, ठीक है। देखो राजधानी में आंधी के बाद ब्लैकआउट। राजधानी में बच्चों आंधी, देखो यहाँ पेड़ वगैरह गिरा है, क्योंकि समुद्र से बच्चों हवाएं किस तरफ चल रही हैं, जमीन की तरफ। ये क्यों होता है? क्योंकि देखो जो लो प्रेशर होता है, जो लो, इस तरफ लो प्रेशर है, इस तरफ हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर, लो प्रेशर जो है ना, लो प्रेशर काफ़ी बन जाता है, लो पर काफ़ी निम्न दाब हो जाता है, जिसकी वजह से हाई प्रेशर जितना, देखो जितना कम लो प्रेशर बनेगा उतना हाई प्रेशर क्या हो जाएगा, जल्दी से भाग के जाएगा इसके पास। क्योंकि जान आपको पता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है, लेकिन हाई प्रेशर तुरंत बन जाए, बहुत ही गहरा बन जाए, ठीक है, इसकी वजह से काफ़ी स्पीड हो जाती है हवाएं, ठीक है। आंधी, काफ़ी तेज से चलने वाली हवाएं तीव्र जो होती हैं बच्चों, उसे कहते हैं आंधी। आपको पता है जो अगर काफ़ी हमारे गांव में जो अरे आंधी आ गया, अरे आंधी आ गल रे आंधी, आंधी का मतलब क्या है कि काफ़ी तीव्र से हवाएं चलती हैं, उसे कहते हैं आंधी। अब हम लोग पढ़ते हैं चक्रवात, साइक्लोन किसे कहते हैं। गर्म हवा के ऊपर उठने के साथ वायुदाब कम हो जाता है, जिससे उत्पन्न खाली जगह को भरने के लिए प्रबल वेग की अधिक हवाएं आने लगती है। पहले पढ़ लूँ, उसके बाद आपको समझा दूंगा कि साइक्लोन क्या होता है, चक्रवात क्या होता है। प्रबल वेग की हवाएं आने से पुनः वायुदाब कम होता है और अधिक तेज हवाएं आने की लगती है, जिस सतह से एक चक्र बनने लगता है, जिसकी पुनरावृत्ति अनेक बार होती है और अंत तक हमें ये इस रूप में होता है कि निम्न दाब के चारों ओर उच्च वेग की हवा अनेक परतें कुंडली के रूप में जमा होती है। इस स्थिति को चक्रवात कहते हैं। यह स्थिति अक्सर समुद्र के ऊपर उत्पन्न होती है, जिसके कारण बादलों को भी अपने साथ ले लेती है। तो आप एक कॉन्सेप्ट तो समझ गए, जो चक्रवात होता है क्या होता है, हमेशा यहाँ पे क्या लिखा है, स्थिति यह जो होती है हमेशा अक्सर समुद्र के ऊपर उत्पन्न होती है, ठीक है। देखो यहाँ पे चक्रवात बच्चों आया है समुद्र के ऊपर। आपसे पूछेगा कि जो चक्रवात होता है जमीन पे आता है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि जो चक्रवात होता है हमेशा क्या होता है, समुद्र के ऊपर आता है। अब एक कठिन चुनौती है चक्रवात समझना, ठीक है। बहुत ही पेशेंस के साथ समझना, बहुत ही धैर्य के साथ समझना कि चक्रवात क्या होता है। उसके बाद मैं तुरंत पढ़ा दूंगा, बहुत ही छोटा चैप्टर बचा है, कुछ नहीं बचा है, एक कॉन्सेप्ट है चक्रवात। चलो समझने की कोशिश करते हैं चक्रवात क्या होता है। पूरे मन लगा के पूरा, अब 2 मिनट 3 मिनट आपको कहीं नहीं जाना है, चुपचाप देखो। अब हम लोग जो चक्रवात है धुआं धुआं कर देंगे, उसको फाड़ देंगे, चीड़ देंगे चक्रवात के कॉन्सेप्ट को, ठीक है। चलो चक्रवात समझते हैं, चक्रवात कैसे आता है। पानी पी लें थोड़ा। चलो लेट्स गो, चक्रवात के बारे में जानते हैं। ये मान लो कि पूरा समुद्र है, ठीक है। ये पूरा बोर्ड मान लो कि ये जो पूरा बोर्ड है बच्चों, सफ़ेद सफ़ेद, ये आपको दिख रहा होगा सफ़ेद सफ़ेद, ये क्या है, मान लो क्या है, समुद्र है। चक्रवात समुद्र के ऊपर आता है, ये तो हम लोग जान चुके हैं कि जो चक्रवात होता है क्या कहाँ पे आता है, जमीन पे आता है क्या, बताओ। चक्रवात जो होता है समुद्र पे आता है। अब देखो चक्रवात कैसे आता है। मैंने क्या बताया था, यहाँ पे नोट हमेशा लिख लेना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ठीक है, यहाँ पे लिख लिया मैंने, हाई प्रेशर इज इक्वल टू लो प्रेशर। ये आपको बताया था मैंने, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। ये समुद्र है पूरा सफ़ेद सफ़ेद, मान लो कि समुद्र है। देखो मान लो ये क्या है, पृथ्वी है, ठीक है। और पृथ्वी के बीचों बीच क्या होती है, 0 डिग्री। और आपको पता है कि 0 डिग्री पे बहुत सारी हवाएं क्या होती है, इकट्ठा होती हैं, ठीक है। 0 डिग्री पे क्या होती है बच्चों, हवाएं क्या होती हैं, इकट्ठा होती है। अब मान लो कि जो हवाएं हैं बच्चों यहाँ पे इकट्ठा हो गई, ठीक है। ये 0 डिग्री है मान लो, ठीक है। ये 0 डिग्री, देखो ज़्यादा चक्रवात बच्चों याद रखना, ज़्यादा चक्रवात कहाँ पे आता है, 0 डिग्री पे आता है, ठीक है। 0 डिग्री पे आता है जहाँ पे हवाएं इकट्ठा होती है ना, 0 डिग्री पे आता है, या तो 60 डिग्री पे आता है,
ठीक है, 3 जगह आता है। ऊपर से नॉर्थ में 60 डिग्री है तो दक्षिण में। यहाँ पे क्या मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या होती है, हवा इकट्ठा होती है। चित्र में आपको मानचित्र वाले में दिखाया था, यहाँ पे क्या होती है, हवा इकट्ठा होती है। 3 जगह हवा इकट्ठा होती है पृथ्वी पे। इन्हीं 3 जगहों पे क्या होता है, चक्रवात आता है ज़्यादा। ऐसे कभी आता है लेकिन अधिकांश हमेशा इन्हीं 3 जगह पे आता है चक्रवात। तो देखो यहाँ पे क्या होती है, हवा यहाँ पे आती ही इकट्ठा होगी, ठीक है। अब सिर्फ एक को हम लोग एक को जानेंगे, सिर्फ बीच वाले को अभी, ठीक है। चक्रवात कैसे आता है, सब जगह यही फॉर्मूला अप्लाई देना। यहाँ भी, जहाँ यहाँ भी चक्रवात आएगा तो यही फॉर्मूला लगेगा, यहाँ भी चक्रवात आएगा तो क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला लगेगा। चलो ये क्या है, 0 डिग्री, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से भी हवा आ रही है, यहाँ से भी हवा आ रही है। आपको पता, ये मकर रेखा है, ये कर्क रेखा है, तो यहाँ से हवा आके यहाँ पे इकट्ठा होगा 0 डिग्री, ठीक है। हम लोग ये जान चुके हैं। ये क्या है पे 0 डिग्री, 0 डिग्री पे क्या होता है, हवा इकट्ठा हो गई। अब देखो मैंने क्या बताया था कि जो 0 डिग्री पे हवा इकट्ठा होती है तो ऊपर भी तो उठती है। ऊपर क्यों उठती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो होता है हमेशा यहाँ पे गर्म रहता है, और सूर्य का प्रकाश जब गर्म रहता है तो क्या हवाएं जो क्या होती हैं, ऊपर उठती हैं। अब देखो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश जब आता है तो हवाएं क्या होती है, गर्म होती है। और हवाएं जब गर्म होती है बच्चों, तो ये क्या होता है, ऊपर उठता है। जब ये हवा ऐसे, देखो मान लो कि जब हवा जब ऊपर उठती है तो कुछ इस प्रकार मतलब उठती है, ऐसे घूर्णन गति के कारण, ठीक है। ऐसे ऐसे मान लो, मतलब जो हवाएं उठती हैं बच्चों, ऐसे मतलब गोलाकार रूप में उठती हैं, मान लो, ठीक है। चारों तरफ से जब प्रेशर बनता है तो क्या होता है कि ये हवा जो होती है गोलाकार रूप में उठती है। अब मैंने क्या बताया कि हवा जो होती है हाई हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होती है। अब यहाँ पे बताओ, तुमको कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके अंदर खोखला है, इसके बीच के अंदर खोखला है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। मतलब गिलास जो होता है, गिलास वाला, जैसे मान लो कि ये गिलास है, और गिलास वाला नीचे वाला काट दोगे बच्चों, नीचे वाला ये यहाँ से काट दोगे तो चारों तरफ, इधर से भी देख सकते हो तुम, इधर से भी देख सकते हो, कुछ ऐसा बन जाएगा गिलास, ऐसा कुछ ऐसा गिलास बन जाएगा ना। तो सेम ऐसी हवाएं बच्चों ऐसे ऊपर उठ जाती हैं, ठीक है। मान लो हवा जो होती है गिलास के फॉर्म में ऐसे उठ जाती हैं। और मैंने क्या बताया था कि जो हवा होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। तो बीच में क्या है, लो प्रेशर है। लो प्रेशर ये ऐसे जो बना है बच्चों, ऐसे ऐसे जो हवा ऊपर उठा है, क्यों उठा है, क्योंकि लो प्रेशर है बीच में, यहाँ पे लो प्रेशर है, ठीक है। लो प्रेशर है इसलिए तो ऊपर उठा है हवा। यहाँ पे 0 डिग्री पर क्या होता है, लो प्रेशर होता है, इसलिए तो हवा ऊपर उठता है। अगर लो प्रेशर नहीं रहता तो 0 डिग्री पर हवा ऊपर क्यों उठता। तो चारों तरफ से जब हवा आती है पूरा स्पीड में, तो हवा जो होती है बच्चों यहाँ पे घूमने लगता है इस प्रकार से, और घूमने लगता है तो इस प्रकार से क्या होता है कि ऊपर उठ जाता है। और बीच में क्या बन जाता है, लो प्रेशर। लो प्रेशर क्यों, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर है इसलिए ऊपर हवा उठ रहा है। हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, ठीक है। अब बीच में क्या होता है कि लो प्रेशर बनता है। अब देखो लो प्रेशर बनता है, देखो, और इसके चारों ओर जो बच्चों क्या होता है, इसके चारों ओर हाई प्रेशर बनता है। यहाँ पे क्या बनता है, हाई प्रेशर। बीच में क्या है, लो प्रेशर। अब हवा देखो यहाँ पे क्या मैंने फॉर्मूला लिखा है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। देखो हवा का दिशा मैंने किस तरफ बनाया है, मुंह देखो किस तरफ बनाया है, इस तरफ, फिर से, ठीक है। यहाँ पे बीच में क्या बना है, लो प्रेशर, सॉरी यहाँ पे बीच में क्या बना है, लो प्रेशर। ये जो तीर है बच्चों, ये जो तीर है हाई प्रेशर का तीर है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हाई प्रेशर, यहाँ भी हाई प्रेशर। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने कि जो हवा होती है बच्चों हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है। जहाँ पे ये बच्चों ये बन रहा है ना गोला गोला, ये ऊपर जहाँ पे उठ रहा है, उसके चारों ओर की जो हवा है हाई प्रेशर जो होती है, हाई, उसके चारों ओर जो हवा है हाई प्रेशर की है। तो हवा जितने भी हवा इकट्ठी है बच्चों, चारों तरफ सारी जो हवाएं हैं हाई प्रेशर की, वो लो प्रेशर की तरफ जाएंगी। जो सारी हवाएं हैं मान लो, वो कहाँ जाएंगी, लो प्रेशर की तरफ। और लो प्रेशर की तरफ जाएंगे तो बच्चों क्या होगा, जितनी हवा बच्चों हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी, क्या होगा, और ऊपर उठेगा। मान लो कि हाई प्रेशर अगर बंद हो जाता है तो बच्चों लो प्रेशर भी अपने आप बंद हो जाएगा, क्योंकि हवा जो होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। अगर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, हवा चक्रवात खत्म हो जाएगा। लेकिन सोचो, अगर जब तक हाई प्रेशर से क्या हो जाएगा, लो प्रेशर तक, जब तक हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा जाते रहेगा तब तक कि चक्रवात बना रहेगा, ठीक है। आप क्यों, क्योंकि जब हाई प्रेशर से ही तो लो प्रेशर की तरफ हवा जाती है, लो प्रेशर की तरफ नहीं जाएगा तो क्या चक्रवात नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो जब तक याद रखना, जब तक हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा जाएगा तब तक चक्रवात बना रहेगा, ठीक है।
ठीक है। और जितनी मात्रा में जाएगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा, इस तरफ से मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जितनी मात्रा में जाएगा जो चक्रवात होता है उतना ही भयंकर होता है, ठीक है। तब तक ये क्या बना, तब तक बना रहेगा, ठीक है। जब हाई प्रेशर खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा, तो क्या लो प्रेशर भी खत्म हो जाएगा, और लो प्रेशर जब खत्म हो जाएगा तो चक्रवात भी खत्म हो जाएगा। तो याद है चक्रवात ऐसे ही बनता है, यही चक्रवात ऐसे ही बन जाता है और चारों तरफ घूमता रहता है ऐसे। और समुद्र मान लो कि भारत है, इसके तट से घुस जाता है अंदर तक ले, और पानी वगैरह घर वगैरह सारा चीज़ खत्म कर देता है। इसको कम से कम बहुत ही स्पीड होता है, कम से कम बहुत ही स्पीड होता है, समझ लो, मैं बता नहीं सकता कितना स्पीड होता है, इसका बहुत स्पीड होता है, समझ गए। ये जो चक्रवात है आपने भयंकर बालवीर 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 वगैरह में देखा होगा, चक्रवात वो भयंकर परी, पता नहीं कौन सा परी रहता है, बवंडर परी, इसको बवंडर भी कहते हैं। चारों तरफ घूमती रहती है ऐसे ऐसे, ठीक है। आपने देखा होगा, जैसे मान लो कि ये बाउंडर है, ऐसा चक्रवात है ये समुद्र पे, ठीक है। ये हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर, ये हाई प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर है, बीच में क्या है, लो प्रेशर है। और यहाँ पे कोई भी सामान होगा ना बच्चों, इसके अंदर खींच लेगा, ठीक है, क्योंकि हाई प्रेशर, उस हाई प्रेशर जो है बच्चों उस वस्तु को उठा के इसके बीच में कर देगा, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि बाइक खड़ी है कोई, यहाँ पे लो प्रेशर है क्योंकि ये बाउंडर बन रहा है यहाँ पे। हाई प्रेशर इस तरफ से इस तरफ जाता है ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जो हवा है बच्चों, बाहर की हवाएं अंदर जा रही हैं, याद रखना, बाहर की हवाएं अंदर जा रही है, क्योंकि बाहर क्या है, हाई प्रेशर है, और अंदर क्या है, लो प्रेशर है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा जाएंगी। मान लो कि तुम्हारा बाइक है ना, तो जो हाई प्रेशर है बाइक को उठा के लो प्रेशर के अंदर डाल देगी, और ये बाइक तुम्हारे घूमते रहेगा, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता रहेगा तुम्हारा बाइक। और जहाँ पे ये ब्रेक खत्म होगा, जहाँ पे ये बाउंडर खत्म होगा, वहाँ पे तुम्हारी बाइक फेंक देगा नदी वगैरह में, कहीं तोड़ देगा, किसी के सर पे गिरा देगा, ऐसे होता है, ठीक है। तो समझ गए चक्रवात कैसे आता है, जिसकी वजह से इस कहाँ पे आता है, समुद्र में आता है। और देखो यहाँ पे, ये देखो चक्रवात का हाल देखो, कि कैसे यहाँ पे ज़मीन वगैरह तोड़ दिया है, बच्चे को नाव वगैरह तोड़ दिया है। जो नाव समुद्र में चलती थी उसको यहाँ पे ज़मीन पे ला दिया है, क्यों, क्योंकि वो हाई उसको चपेटे में ले लिया होगा बच्चों, ठीक है। तो यही होता है बच्चों, इसको नुकसान होता है, बहुत ही भयंकर होता है, ठीक है। यही चक्रवात जब स्थल की ओर बढ़ती है तो तटीय क्षेत्रों में हवा तेजी के साथ भारी वर्षा भी करती है, ठीक है। तो आपसे पूछे कि जो हवा होती है, जो चक्रवात होती है, वो तेजी के साथ बारिश भी करती है, ठीक है, तेजी के साथ बारिश भी करती है। आंधी और चक्रवात में होने वाले नुकसान। चक्रवात अपने साथ प्रबल वेग की हवाएं लाती हैं, जो घरों, वृक्षों, आवागमन और संचार प्रणालियों को ध्वस्त कर देती है, जिनसे जान व माल की क्षति होती है। बच्चों आपको पता ही है कि जो हवा, इसमें काफ़ी तेज हवा होती है, और ये वृक्षों वगैरह को क्या होती है, घर वगैरह को ध्वस्त कर देती है, जिससे जान माल की क्षति होती है। अतः हमें इससे बचने का उपाय सोचना चाहिए। तो क्या क्या उपाय हो सकते हैं, देखिए। चक्रवात पूर्वानुमान की सूचना त्वरित संचार माध्यमों के द्वारा हो सकती है। जैसे टीवी वगैरह के माध्यम से हम लोग क्या इसकी सूचना ले सकते हैं। सूचना को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए ऐसे मौसम में, ऐसी विकट परिस्थिति में, और अन्य सूचना को भी ध्यान से सुननी चाहिए। चक्रवात को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उत्तरी अमेरिका में हरिकेन और पूर्वी एशिया में टाइफून। जैसे चक्रवात इंडिया में कहते हैं, और इस चक्रवात को अमेरिका में क्या कहते हैं, हरिकेन कहते हैं, और एशिया में क्या कहते हैं, उसको टाइफून कहते हैं बच्चों, ठीक है। आप ऐसे ही अपना ये बना सकते हैं। मान लो कि ये मान लो कि मटका ले लेना, चाहे बाल्टी ले लेना, एक बोतल डाल देना उसमें, ठीक है, वो मिट्टी भर देना, मिट्टी को भर देना, ठीक है। या पकड़ भी सकते हो, बोतल को आप हाथ से पकड़ भी सकते हो, लेकिन कब तक पकड़ोगे, तो एक छोटा सा पौधा ले, या ईंट से दबा देना। ये बोतल को दोनों तरफ से ईंट से दबा देना कि हिल ना पाए, ठीक है, बोतल। और उसमें एक पंखी ऐसे एक डंडी लगा के सीख, उसमें ऐसा तीर जैसा बना देना कागज़ का, और जिस तरफ हवा आएगी उस तरफ ये मुड़ जाएगी, आपको पता है। कुछ नहीं करना है, ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना है। एक बोतल चुपचाप, मान लो कि एक ईंट लेना बड़ी सी, 2-4, और ये ईंट है चारों तरफ, बीच में बोतल लगा देना ऐसे, और उसमें एक सीख डाल देना, उसमें एक ये तीर काट के और उसमें चिपका देना बढ़िया से। अभी जिस तरफ हवा घूमेगी उस तरफ ही घूमेगा, ठीक है। चुंबकीय सुई की मदद से बोतल या बर्तन पर उत्तर आपको पता है, ठीक है। इस प्रकार आपको पवन वेग की सूचना मिल कर सकती है। चलो अब नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है। हवा की दिशा को बतलाने वाले यंत्र को दिशा सूचक यंत्र कहते हैं। हवा की दिशा को बताने वाले यंत्र को पवन दिशा सूचक मतलब जो पवन की दिशा को बताए कि किस तरह पवन घूम रहा है, तो ये क्या है, ये पवन दिशा सूचक यंत्र है, जो पवनों की दिशा को बताए, जो हवा की दिशा को बताए, उसे कहते हैं पवन दिशा सूचक यंत्र। और जब हवा की गति को मापने वाला यंत्र को कहते हैं पवन वेग मापी। जो हवा की स्पीड मापे उसे कहते हैं पवन वेग मापी। ये स्पीड का फॉर्मूला, ये स्पीड बताएगा।
और इसमें पवन दिशा सूचक मतलब ये दिशा बताएगा किस तरफ जा रही है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किस तरफ जा रही है, उसको कहते हैं पवन दिशा सूचक यंत्र। अब कुछ यहाँ पे दो शब्द हैं बच्चों, नए शब्द हैं। वायुदाब को कहते हैं एयर प्रेशर, आंधी को स्ट्रॉम कहते हैं, चक्रवात को साइक्लोन कहते हैं, झंझावट मतलब क्या, जो बिजली चमकती है उसको थंडर स्ट्रॉम कहते हैं, पवन वेग को एनियोमीटर, ठीक है, और पवन दिशा सूचक को विंड वेन्स, ये याद कर लेना। तो चलो आपको ख़त्म हो गया बच्चों, ये सब अभ्यास वगैरह कर लेना। मैं ऐसा करता हूँ कि ये अभ्यास कर लेंगे आप लोग। तो इसी के साथ क्या होगा, चैप्टर खत्म हो गया बच्चों, ठीक है। आपका एकदम मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है क्योंकि डबल मेहनत लग गई है मेरी बच्चों, ठीक है। तो हवा आंधी तूफान जो चैप्टर है खत्म हो गया कम्प्लीटली, और आशा करता हूँ आपको सारे कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए हैं, ठीक है। मैंने क्या क्या बताया बच्चों, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। मैंने बताया था कि भूमध्य रेखा वगैरह ये सब क्या होता है, पृथ्वी पृथ्वी के बारे में बताया था, फिर आंधी के बारे में बताया था, फिर चक्रवात के बारे में बताया था, ठीक है। फिर बचने को उपाय भी बताया था। तो चारों कॉन्सेप्ट फिर से रिवीजन करना, और जहाँ पे दिक्कत होगी मेरे नंबर पे कॉल करना और पूछ लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत वंदे मातरम, बाय बाय। पढ़ते रहिए, कल आएगा चैप्टर नंबर 8। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय।